चलिए, वेलकम टू लेक्चर 2। अच्छा लगा आप लोगों को फिर से देखकर। ऑल्दो वर्चुअली थोड़ा ना देख पा रहा हूँ, बट बोलने में ऐसे ही लग कहता हूँ कि अच्छा लगा आप लोगों को फिर से देख के। लेक्चर 2 ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोग दो चीज़ें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, दो तीन चीज़ें। एक तो हम व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल क्या होता है, और उसी को एक्सप्लेन करते हुए एक और टर्म बताऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरिफिक वैल्यू। ये सब चीज़ें आज हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया नाना प्रकार के आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा भैया, मार्केट में गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो ऐसे बोलते हो ना, ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, ये गाड़ी खराब है। कोई भी चीज़ करते हो तो आप कंपैरिजन, खरीदते हो तो कंपैरिजन करते हो ना। तो फ्यूल भी अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें कोई कंपैरिजन ड्रॉ करोगे, राइट। कुछ क्वालिटीज़ होगी जो आप देखोगे कि अगर ये क्वालिटी प्रेजेंट है फ्यूल में तो आई कैन चूज दिस फ्यूल, आई कैन चूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा टू आर कॉज, अगर वो कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो एज स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स इट इज़ आर फंडामेंटल ड्यूटी टू स्टडी दोज क्वालिटीज़। चलिए, बोर्ड पे आ जाइए। पहली, फ्यूल सॉरी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। एक बार और पढ़िए इस लाइन को, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। मतलब 1 किलो के सपोज करो फ्यूल में 1 किलो के मास ऑफ वट एवर द सोर्स इज, कितना ज्यादा वर्क प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मेरे पास दो सैंपल्स हैं, एक है 1 किलो का, दूसरा है 2 किलो का। 1 किलो वाला 10 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और 2 किलो वाला 15 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो बेटर कौन सा हुआ? एक्चुअली 1 किलो वाला हुआ, क्योंकि वो सिर्फ 1 किलो में 10 जूल प्रोड्यूस कर रहा है। जो 2 किलो वाला है वो 2 किलो में 15 जूल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 1 किलो में कितना प्रोड्यूस करेगा? 7.5 जूल्स। यस और नो? तो पर यूनिट मास कितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया। एनर्जी बाय द वे जूल्स में होती है, आई होप आपको पता होगा इतना। ठीक है, तो पर यूनिट मास 1 किलो के हिसाब से उसने कितना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, कितना जूल कर दिया, उस पर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोयला ले लो और एक जगह कागज ले लो। 1 किलो कागज और 1 किलो कोयला दोनों जला दो, आपको पता चलेगा कोयला ज्यादा अच्छा जलता है, ज्यादा देर तक जलता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो विच इज द बेटर सोर्स? पेपर और कोल? कोल इज अ बेटर सोर्स। दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट कंपैरिजन। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन हो गया। अब सेकंड कंपैरिजन की बात करते हैं। बोर्ड पे पॉइंट पढ़िए, विच इज चीप एंड इजीली अवेलेबल। अरे ये क्या पॉइंट बोल दिया? चीप एंड इजीली अवेलेबल। ऑल्दो चीप एंड इजीली अवेलेबल आपस में सिनोनिमस टर्म्स है, सिनोनिम्स ही हैं एक तरीके से, क्योंकि जो चीज अबंडेंस में अवेलेबल होती है, ज्यादा अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होती है, वही तो चीप होती है। अरे भाई, मार्केट में डायमंड इतना महंगा क्यों है? क्योंकि दुनिया में डायमंड कम है। स्टील रिलेटिवली सस्ता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारा है। स्टील जिस जिस मटेरियल से बनता है वो मटेरियल अबंडेंट है, स्टील अलॉय है बाय द वे। कॉपर देख लो, कॉपर चीप है क्योंकि कॉपर तो चलो एलिमेंट है, कॉपर बहुत अवेलेबल है अर्थ के अंदर। ठीक है, तो डायमंड महंगा हुआ क्योंकि वो कम अवेलेबल हुआ। मतलब ये दोनों टर्म सिनोनिम नहीं, ये तो मतलब मैं आपको एक्सी एलिमेंट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इस पे आऊंगा कि चीप और इजीली अवेलेबल सिनोनिमस टर्म्स हैं, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, तो चीप एंड इजीली अवेलेबल क्यों चाहिए? 2 वजह। देखो, अगर इजीली अवेलेबल नहीं हुआ, डिफिकल्ट हुआ, तो उसको निकालने में पैसा ज्यादा लगेगा। एंड एनीथिंग दैट कॉस्ट हायर इज डिफिकल्ट टू रीच द मासेस। अगर भाई कोई चीज महंगी है, सपोज करो मैं आपको बात करूं 40 लाख रुपए की गाड़ी की बात करूं, वो ज्यादा लोग चला पाएंगे या फिर वो 3 लाख रुपए की ऑल्टो ज्यादा लोग चला पाएंगे? ज्यादा लोग 3 लाख रुपए की ऑल्टो अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो अगर मासेस को अवेलेबल कराना है, मासेस मतलब ज्यादातर जनता को चीज अवेलेबल करानी है हमें, तो वी नीड टू मेक द प्रोडक्ट चीपर। एंड टू मेक द प्रोडक्ट चीपर इट शुड बी readily and easily available. Is that clear? Okay. Which is easy to store and transport. Now this is the tricky point. फ्यूल अच्छा ज्यादा क्या होगा? जो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में आसान हो। मतलब
अरे एक बात देखो यार, सबने कभी ना कभी ट्रैफिक में जाते हुए एक बड़ा सा ट्रक का कंटेनर जाते हुए देखा होगा, जिसमें लिखा होगा हाईली फ्लेमेबल पेट्रोलियम, ऐसा कुछ लिखा होगा, या कोई भी अंदर गैस या लिक्विड फ्यूल है जो हाईली फ्लेमेबल है, उसको ले जाने के लिए कितना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट लगता है ले जाने के लिए। उससे क्या हो गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। उसकी कॉस्ट बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है, अभी लास्ट पॉइंट में बताया मैंने। ऑन दी अदर हैंड दूसरा पॉइंट देख लो, कोयला। कोल को ट्रांसपोर्ट करना कितना आसान है, किसी भी नॉर्मल सी ट्रक की गाड़ी में डाल दो भाई, ले जा, है ना। तो कोयला कितना इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, हेंस इट इज चीपर, एंड दैट इज द रीजन पेट्रोलियम इज कॉस्टलियर, बिकॉज उसको ट्रांसफर करने में मेहनत ज्यादा लगता है। अगर आप ब्यूटेन लो, ब्यूटेन सबको पता होगा, BUTANE, ब्यूटेन, सबने कंपाउंड्स पढ़ लिए थे ना कार्बन के क्लास 10th में। अगर आप ब्यूटेन लो, ब्यूटेन गैस को या लिक्विफाइड ब्यूटेन को भी अगर ट्रांसपोर्ट कराने में इतना ज्यादा कॉस्टली एक्सपेंडिचर होता है कि इट्स नॉट एन आइडियल फ्यूल, ऑल्दो इट इज यूज्ड अ लॉट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पे बाकी फ्यूल्स नहीं पहुंच पाते, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल फ्यूल। उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, कोयला। So that makes it cheaper, and cheaper means easily available to the masses. Is that clear? Okay. Which is safe to handle and use. Oh my God, this is another good point. हैंडल करने में आसानी हो दोस्त, जभी तो आज की डेट में हम पूरी सिटीज को न्यूक्लियर एनर्जी से पावर नहीं कर पा रहे, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूल को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिकॉशन लोगे, इक्विपमेंट ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और डेंजरस होते हैं। तो डेंजरस मतलब यार एक बात बताओ, 0% एक्सीडेंट चांस तो कहीं भी नहीं निकाल पाओगे, 0.1% तो रहेगा ही। अब अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, गलती से एक्सीडेंट हो गया, दो कंपैरिजन ले लेते हैं, चलो भाई, गलती से एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक का जिसमें आपका पेट्रोलियम जा रहा था या ब्यूटेन जा रही थी, चलो। दूसरी जगह एक एक्सीडेंट हो गया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ज्यादा बड़ा इंपैक्ट रेडियस किसका होगा, ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन किसका होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का ना। तो दैट इज मोर डेंजरस टू अस एज ह्यूमंस, एज सिविलाइजेशन। सो वी वुड प्रेफर अ फ्यूल दैट इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम फाइनली, which does not cause environmental pollution. Very important point, because ultimately हम कोई भी फ्यूल ले सकते थे। जो हम कोल ले रहे थे इतना सालों से, सेंचुरी से हम कोल ले रहे हैं, वो अभी भी ले सकते थे। अल्टीमेटली क्यों नहीं लेते इतना, क्योंकि हमें इतना रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि भाई जितना ज्यादा लोगे हम एनवायरनमेंट को उतना हार्म पहुंचा रहे हैं, अल्टीमेटली हमारी फ्यूचर जनरेशंस को वो हार्म झेलना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं कॉज करना चाहिए कोई फ्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल हमारी सिटीज को पावर नहीं कर रहा, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। एक्चुअली डेंजरस है वो तो रीजन था लास्ट पॉइंट वाला, बट सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट, उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट विल कॉज एनवायरमेंटल हार्म, एंड दैट कॉजेज एनवायरमेंटल हार्म. That's why it is not viable to use nuclear fuel yet. So scientists are currently working. A lot of techniques have been developed. A lot of them are still being developed. और फ्यूचर में अगर न्यूक्लियर फ्यूल को हम इजीली हार्नेस कर पाए बिना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के, तो इट कैन बी रेवोल्यूशनरी ऑल्सो। ठीक है जी। तो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी का आपको प्रॉपर्टीज पता चल गया। मैं एक सेकंड साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया। फ्यूल, अब सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल में क्या फर्क होता है भाई। सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही है वैसे क्या होता है। फ्यूल होता है एक सर्टेन टैंजिबल मटेरियल जो आपको एनर्जी दे रहा है। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी बोर्ड में हम पढ़ते हैं, ठीक है। द मटीरियल विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल्स। जो मटेरियल स्पेसिफिकली बर्न किए जाते हैं उसको हीट एनर्जी देने के लिए किसी भी चीज को, उसको हम फ्यूल कहते हैं। जैसे विंड एनर्जी से भी आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट वो फ्यूल नहीं है क्योंकि विंड को बर्न नहीं करना पड़ रहा ना। बट जिस मटेरियल को बर्न करना पड़ रहा है वो मटेरियल क्या कहता है, फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी जला के भी आग एनर्जी निकालते हैं। कोल
कुकिंग गैस इज व्हाट? एलपीजी, घर में यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही चीज, ठीक है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सबको बर्न करके एनर्जी निकलती है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्यूल। आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूं। फिर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़ू नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए जी, कैलोरीफिक वैल्यू एक छोटी सी चीज है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जब भी मैं आपको आपका नेक्स्ट स्लाइड दिखा पाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, जो हमेशा एक श्योर शॉट क्वेश्चन आता ही आता है, बट उसको जानने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू जाननी जरूरी है। याद है जब मैं आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा था, तो मैं बोल रहा था कितना ज्यादा एनर्जी 1 किलो मास प्रोड्यूस कर सकता है, वही कैलोरीफिक वैल्यू थी एक्चुअली। आप डेफिनेशन पढ़िए, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब 1 ग्राम फ्यूल बर्न करने में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अच्छा, एनर्जी क्या होता है? यूनिट जूल होती है, ग्राम, जूल बाय ग्राम यूनिट हो जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू की। जूल बाय ग्राम भी हो सकती है और किलो जूल बाय ग्राम भी हो सकती है। फॉर गुड फ्यूल्स इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसेस इन किलो जूल्स, गुड एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, तो किलो जूल्स बाय ग्राम या किलो जूल्स बाय किलोग्राम या फिर जूल्स बाय ग्राम, ये सारी आपकी यूनिट्स कैलोरीफिक वैल्यू की हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां दे दिए थे। जो गाय के गोबर के उपले होते हैं वो देते हैं 6 से 8 किलो जूल्स पर ग्राम, उनको बर्न करने पे एनर्जी मिलती है। बट उनसे बेटर सोर्स क्या है? और वुड को बर्न करने पे 17 किलो जूल पर ग्राम मिलता है ज्यादा। और कोयला और बेटर है, 30 किलो जूल पर ग्राम मिल जाता है उसको बर्न करने पे। अच्छा, कोयले से अच्छा क्या है सर? जो गाड़ी में पेट्रोल डालते हो वो 50 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी दे देता है। तो गाड़ी लकड़ी पे चलाने से अच्छा पेट्रोल पे चला लो, वो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बाय द वे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है इस डेटा का तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया? चलिए, अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड इट इज ऑलवेज आस्क्ड एज आइदर अ 3 और अ 5 मार्कर क्वेश्चन इन एवरी पेपर। मतलब इन 80% ऑफ द पेपर्स दैट आई हैव सीन इन क्लास 10th ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, या फिर गुड फ्यूल को आइडियल फ्यूल भी बोलते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मतलब उसके फीचर्स बताओ, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसको हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को अब अपनी खुद की अकल आ गई होगी। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स आप लोग खुद के दिमाग से भी बता सकते हो, बट मैं टीचर हूं, मेरा काम है पढ़ाना, और आप यहाँ पढ़ने ही आए हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ज्यादा एनर्जी पर यूनिट मास उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी लास्ट स्लाइड में आपको यही बताया मैंने, राइट और रॉन्ग? यही था। इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। स्मोक या फिर हार्मफुल गैस निकलेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, प्लस ह्यूमन बीइंग्स अगर जो आसपास है उनके लिए भी हार्मफुल है। सपोज करो आप एक रूम में बैठे हो, रूम क्लोज्ड है, सर्दी का मौसम है, आपने कोयले की अंगीठी में कोयला जला दिया और रात को सो गए। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड विद टाइम प्रोड्यूस हो जाएगी कि आपको सफोकेशन हो जाएगा, एंड इट कैन इवन बी लीथल फॉर यू। सो इट इज नॉट अ गुड फ्यूल, इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। तो व्हाट कैन यू यूज इंस्टेड? यू कैन यूज अ हीटर। जो घर पे कन्वेक्शन हीटर आते हैं, वो बिजली से लगाया आराम से, वो आपका कमरा पूरी रात गर्म करता है और आप सुबह उठ के भरते रहिए हो, ठीक है। तो बिजली जो भी आई पीछे से, जिससे भी प्रोड्यूस हुई, वो गुड फ्यूल बन गई। कोयला बर्न करना नॉट द बेस्ट केस, ठीक है। तो उससे हमें पता चला व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ आइडियल फ्यूल। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अभी तक आपको पता चल गया होगा क्लास 8th में पढ़ाई करके कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब वो फ्यूल बर्न होना शुरू होता है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब बहुत अच्छे से जान लो, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है नाइदर टू हाई नॉर टू लो। अगर बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा मतलब
हमें फ्यूल को बर्न करने के लिए पहले टेम्परेचर बहुत हाई लेके जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत ऑलरेडी लग जाएगी, तो फ्यूल की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं बैठी ना हमारे लिए। अच्छा सर ठीक है, तो लो में क्या दिक्कत है सर? लो में भी दिक्कत है। अगर फ्यूल का टेम्परेचर बच्चे बहुत लो होगा तो फ्यूल बिना वजह के भी जल सकता है। एक बात बताओ, अगर आपके फ्यूल का टेम्परेचर सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको उसको बर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो रखे रखे ही जल जाएगा, है ना। तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकल जाएगी, मतलब आपको जरूरत नहीं है अनवांटेड एनर्जी, वो उसी वक्त खराब हो जाएगा। प्लस उसके डेंजर्स तो अलग अलग बहुत सारे हैं ही। चलिए एक बार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। इसको मैं री एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसी वीडियो में थोड़ा पीछे जाके देख लो। ये भी मैंने पढ़ा दिया अभी थोड़ी देर पहले ही। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट शुड नॉट लीव मच ऐश बिहाइंड। ऐश मतलब राख, पेपर को जला के राख, लास्ट में जो राख बच जाती है वो ऐश होती है ना। तो ज्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, ज्यादा रेसिड्यू बचेगा तो उसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होगा। रेसिड्यू को डिस्पोज ऑफ करने में मुश्किल होगी तो क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो ज्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। जब भी आप देखते हो हमारा जो पेट्रोल बर्न होता है, हमारे इंजन के अंदर ना के बराबर रेसिड्यू रहता है। अगर यही वुड को देख लो तो वुड की बर्न होने के बाद कितना ज्यादा रेसिड्यू रहेगा। जब भी गाड़ी वुड पे मत चलाना, पेट्रोल पे ही चलाना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो अभी बोला मैंने, इट शुड नॉट बर्न आइदर टू फास्ट और टू स्लो। ओके, एक तो टेम्परेचर वाला पॉइंट बोला, नॉट टू फास्ट और टू, नाइदर टू फास्ट और टू स्लो का मतलब क्या है? अगर बहुत जल्दी फ्यूल आपका बर्न हो गया, इसका मतलब आपको उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का टाइम बहुत कम मिला, है ना। तो आपके लिए दिक्कत होगा टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस और नो। और बहुत ही धीरे धीरे बर्न होगा, मतलब पर यूनिट टाइम कम एनर्जी दे रहा है, तो इट्स नॉट दैट एफिशिएंट। तो इसलिए बहुत धीरे भी बर्न नहीं होना चाहिए और बहुत तेज भी बर्न नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेट रेंज में होना चाहिए। तो टेम्परेचर एज वेल एज रेट ऑफ बर्निंग हमेशा मॉडरेट रेंज में होना चाहिए, नाइदर टू हाई नॉट टू लो। So this was actually a very important lecture in this chapter. I will see you in next lecture. ठीक है।